स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। और आज हम लोग बात करेंगे वाइट ड्वार्फ्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लोग एक तरीके का तारा के बारे में बात कर रहे हैं। ये काफ़ी छोटा होता है और सादा होता है, इसीलिए इसके नाम में वाइट ड्वार्फ लिखा हुआ है। और इसका डायमीटर मतलब जनरली स्टार्स जो है एक अलग कैटेगरी में आते हैं, उनके साइज़ बहुत बड़े होते हैं। मतलब बहुत बड़ा से शुरू होता है और उससे बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो साइज़ के मामले में स्टार्स एकदम गदगद बम बम होते हैं। लेकिन ये थोड़ा अलग तिगड़म वाला चीज़ है। इसका एवरेज साइज़ धरती के साइज़ का होता है, यानी कि ये बहुत छोटा होता है एक तारे के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो। और ये जनरली जो भी तारे जैसे येलो हो जाते हैं या रेड होते हैं, मतलब कैटेगरीज में देखें, ये सब के कारण से बनते हैं। और इनकी डेंसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ये मतलब कहिए यूनिवर्स में अगर आप देखना चाहेंगे तो थर्ड रैंकिंग पे इसे रखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा तारा एक्चुअली है क्या। तारा को अगर आप सिंप्लीफाई करके समझना चाहेंगे तो तारा समझिए दो चीज़ के बीच का बैलेंस है। यानी ग्रेविटी जो मास है उसको कोलैप्स करना चाह रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और अंदर में फ्यूजन होने के चलते एनर्जी बाहर की तरफ निकल रहा है। तो मतलब अंदर से हीट और प्रेशर बाहर उसको पुश कर रहा है, ग्रेविटी उसको कंप्रेस कर। ग्रेविटी कंटिन्यूसली चलता रहेगा लेकिन फ्यूल अंदर में ख़त्म होता है। तारे का अंत इसी बात पे होता है जब अंदर का फ्यूल ख़त्म हो जाता है। हमारे केस में हमारे सूरज में अगर बात करें तो उसका 50% फ्यूल ख़त्म हो चुका है। तो ये समझिए हर तारा का आज नहीं तो कल वो फ्यूल ख़त्म हो जाता है। और तारा जितना बड़ा होता है उतना जल्दी ख़त्म होता है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मीडियम लाइफ स्पैन और लॉन्ग लाइफ स्पैन का, यानी रेड ड्वार्फ्स के बारे में या येलो स्टार्स के बारे में। तो जब फ्यूजन खत्म होता है, जब ईंधन अंदर में खत्म हो जाता है, तब ग्रेविटी जीतता है। ग्रेविटी में कोई ऑन ऑफ स्विच है नहीं, तो ग्रेविटी कोलैप्स करना शुरू करते हैं। कोलैप्स करते 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 एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि एक क्वांटम फिजिक्स का एक लॉजिक अप्लाई हो जाता है। वो ये है कि इलेक्ट्रॉन आप कोलैप्स करने नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को समझते हैं उसे डिस्क्राइब किया जाता है ऑर्बिट्स में, प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स में, कि कहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसका एक मैक्सिमम लिमिट है। आप लोगों को पता ही होगा कि एटम्स में 99.99% जगह खाली रहता है, लेकिन मतलब उसका जो आउटर शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इस केस में जब ये ग्रेविटी कोलैप्स कर रही है, इतना फोर्स लगाती है कि वो उस ऑर्बिट में छेड़खानी करने लग जाता है। तो यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा डेंसिटी बढ़ा देता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉइंट के बाद इलेक्ट्रॉन लड़ाई करने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा जो भी दो चीज़ में अगर सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को बाहर ठेलते हैं। मतलब नॉर्थ पोल दूसरे को बाहर ठेलेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को बाहर ठेलेगा, प्रोटॉन को बाहर ठेलेगा। तो ये उस लेवल पे कंप्रेस करते करते पहुंच जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन बोलता है नहीं, अब हम तुमको और कंप्रेस कर रहे हैं। वो ग्रेविटी को रोक देता है, नहीं अब इससे ज़्यादा हम नहीं कंप्रेस करें। पहले फ्यूजन रोका हुआ था, अब इलेक्ट्रॉन रोक देता है। और ये स्टेट जो है, मैटर का एक जो स्टेट आ जाता है, ये एकदम नया स्टेट है। इसे कहा जाता है डीजेनरेट गैस स्टेटस। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, जितने शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब फुल हो जाते हैं। मतलब डेंसिटी इतना इसीलिए भाग जाता है कि मतलब मैथमेटिकली अगर आप कहते हैं कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसमें होगा ही। ये मतलब कोच कोच इलेक्ट्रॉन मतलब सारे शेल्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब एक एटम में एक सेल इलेक्ट्रॉन की जगह पे दो दो आ जाएंगे। मतलब ये क्वांटम लेवल पे है, ये थोड़ा तिगड़म वाला चीज़ है, लेकिन यही समझिए इसी कारण इसकी डेंसिटी एकदम पागल जैसी हो जाती है। और जैसे ही वो डिजेनरेट गैसेस स्टेट पहुंच जाता है, तब ये स्टेबल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और कोलैप्स करने नहीं देता है, ग्रेविटी को रोक देता है। यही इसी को हम लोग वाइट डॉर्फ कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसे हम लोग खोजते कहते हैं। ये ब्राइट ज़रूर होते हैं, मतलब अपने साइज़ के हिसाब से बहुत ब्राइट होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता। मतलब ये सुपरनोवा जैसा ग्लो नहीं करते। सुपरनोवा के बाद यही बचते हैं, लेकिन ग्लो नहीं करते। मतलब इनको खोजना एकदम आसान नहीं है। मतलब जो हमारे सबसे नज़दीक था, यानी कि 10 लाइट ईयर के अंदर में है, उसे खोजने में हम लोग को बहुत टाइम लग गया। तो समझिए ये उतना ब्राइट नहीं होता। खासकर ये सब में जनरली बाइनरी स्टार्स में पाए जाते हैं, यानी कि एक बड़ा स्टार होगा और बगल में एक छोटा स्टार होगा, या दो न्यू वाइट ड्वार्फ्स ही हो सकते हैं। तो जनरली ऐसे स्टेट में जो अगर बड़ा स्टार ज़्यादा ब्राइट होगा तो वो इसको छिपा लेता है। तो इसीलिए हम लोग को शुरू में इसके बारे में नहीं पता था। और चूंकि ये ईंधन खत्म होने के बाद का स्टेज है, ये अपना एनर्जी नहीं जनरेट करता है। ये एकदम समझ लीजिए, इसमें जो एनर्जी जब ये तारा का बूम हुआ, तारा बूम होने से जो एनर्जी थी उसमें वही बचा रह गया, वो बस धीरे धीरे वैक्यूम में लीक कर रहा है। तो इसी कारण से इसमें नया एनर्जी नहीं है। जैसे एक स्टार आप देख रहे हैं उसमें फ्यूजन हो रहा है, नया एनर्जी हर सेकंड क्रिएट कर रहा है, वो स्टार बाहर रेडिएट कर रहा है। इसके केस में वैसा नहीं होता है। और इसका स्पेक्ट्रम को अगर आप समझना चाहेंगे तो ये मतलब सॉफ्ट एक्सरे से लेके एक्सट्रीम यूवी के रेंज में, अगर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर खींच देते हैं, उसमें आपको ये जोन में सबसे आसानी से दिखेगा। तो स्पेस पे जितने एक्सरे टेलीस्कोप्स हैं, अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप हैं, ये इसमें आराम से खोज लेता है।
तो ऐसे करके हम लोग इसको खोजते हैं। प्लस बाइनरी स्टार सिस्टम में हम लोग देख पाते हैं कि इसका ग्रेविटेशनल शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब ग्रेविटी के चलते वो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्टिंग का टिकडाउन दिख जाता है हम लोग को। तो स्पॉट करना असंभव नहीं है, लेकिन हम लोग पहले खोज ही नहीं पा रहे थे, अब अच्छे से खोज लेते हैं। अब बात करते हैं, ये एक तारा का फेज है, तो अब इसके बाद क्या होता है। तो यहाँ पे समझिए ग्रेविटी को ये रोक जो डाला, इसका एक लिमिट है, इसे कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। हाँ, इंडियन बंदे ने बनाया हुआ है। चंद्रशेखर लिमिट का ये मतलब है कि अगर जो व्हाइट डॉर्फ बना उसका मास 1.4 सोलर मास, यानी हमारे सूरज का मास को 1 मान के चलिए, तो 1.4 से कम है तो वो स्टेबल रहेगा। अगर उससे ज़्यादा है तो वो कोलैप्स करेगा, यानी ग्रेविटी जीत जाएगी। तब क्या होगा, वो न्यूट्रॉन स्टार तक में बदल सकता है, या तो फिर से बूम हो जाएगा। तो और ये होता है क्योंकि आपको मैंने बताया ये सब काफ़ी जगह पे आपको बाइनरी स्टार्स में मिलेगा, यानी एक बड़ा स्टार इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसका मटेरियल इसमें गिरता रहता है न्यूट्रॉन स्टार्स में, मतलब ये व्हाइट डॉर्फ में इसका मटेरियल गिरता रहता है, तो धीरे धीरे इसका मास बढ़ता रहता है। तो जब तक वो 1.4 के अंदर है वो आराम से स्टेबल स्टेट में, लेकिन वो मान लीजिए मास गिरते गिरते 1.5 पहुंच गया, बूम, फिर से डेटोनेट हो जाएगा। और मतलब फ्यूजन नहीं होगा, वो सुपरनोवा के तौर पे फट जाएगा। तो यही समझिए। और यहाँ पे चूंकि नई एनर्जी नहीं आ रही, लेकिन वैक्यूम वैक्यूम होता है, तो ये इसकी एनर्जी लूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत धीरे है। मतलब ये जो एनर्जी स्टार के कोर में रह जाता है वो बहुत लंबा टाइम तक चलता है। जैसे समझिए धरती के अंदर में कोर में एनर्जी है, मतलब अगर कल को सूरज हट भी जाए तो हमारा कोर को ठंडा होने में बहुत टाइम लगने वाला है, 1-2 साल का चीज़ नहीं हो, कई मतलब कई मिलियन ईयर्स तक खा सकता है। यहाँ पे कई बिलियंस और बिलियंस के बिलियंस ऊपर ईयर लग जाए, क्योंकि ये एक स्टार है, प्लस इसकी मैटर डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भाग नहीं पाता। तो इसका रेडिएटिव लॉस जो होता है वो बहुत धीमा होता है। और जब ये रेडिएशन पूरा हो जाएगा कि ठीक है, मतलब स्टार ने अपनी पूरा ठंडा हो गया एकदम, जितना नीचे तक जाना से चला जाएगा, तो ये ब्लैक ड्वार्फ का फेज में पहुंच जाएगा, यानी कि अब ये ठंडा हो गया, अब ये ग्लो नहीं करता, बस काला है। मतलब आपको सिर्फ दिखेगा इस कारण से कि पीछे का कोई चीज़ को ब्लॉक कर रहा है। जैसे मान लो कोई तारा था पीछे, सामने से ये गुजरा तो आपको पता चला अरे पीछे ब्लॉक कर दिया, तो यानी ये था। और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड तो के कारण से आप इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो इसका भी डेथ होता है, जबकि ये मतलब समझिए डबल डेथ वाला सिचुएशन हो गया। पहला डेथ हुआ था जब स्टार मतलब येलो स्टार या रेड ड्वार्फ पहले जब बूम हुआ, सुपरनोवा बना, उसके बाद ये स्टेज आया। ये स्टेज में भी धीरे धीरे जब ठंडा हो जाता है तब ये फाइनल डेथ स्टेज में आता है, जिसे हम लोग कहेंगे ब्लैक ड्वार्फ। अब यहाँ पे समझिए ये जो टाइम स्केल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तारा सबका टाइम स्केल इतना लंबा होता है कि हमारे दिमाग को हजम नहीं होता, कोई भी इंसान नहीं हजम कर सकता। मतलब बस मैथमेटिकली कह सकते हैं, आपको नंबर दिखा सकते हैं कि इस नंबर में 15 जीरो है, इस नंबर में 24 जीरो है, इस नंबर में गूगल जीरो है। गूगल जीरो का मतलब होता है 100 जीरो। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, हमारा दिमाग हैंडल नहीं कर पाता। और ये उससे भी ऊपर चले जाते हैं। ये ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बारे में इनका लाइफ स्पैन मैथमेटिकली आ रहा है, यानी कि एक व्हाइट ड्वार्फ बना, ताज़ा ताज़ा नया बना, अब कितने टाइम बाद ये मतलब ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। मतलब यूनिवर्स का हीट डेथ हो जाए तब भी ये अपना मतलब कूल डाउन फेज में ही रहेगा। मतलब इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत लंबे समय तक यूनिवर्स के स्केल में ये ठंडा, ये मतलब समझिए स्टेबल रहता है। और यहाँ पे जनरली हमारा मैथमेटिक्स ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि हमारे केस में स्टार को जब लोग स्टडी करते हैं, खूब सारे स्टार्स हैं, खूब सारे वेराइटी के मिल जाते हैं, तो हम लोग के पास एक अच्छा कैटलॉग है कि ये ऐसे हो सकता है, कि ऐसे हो सकता है, खूब देखने को मिला है। इसका लाइफ स्पैन इतना लंबा है कि अभी तक 13.5 बिलियन ईयर से लेके जो 14 बिलियन के आसपास में हम लोग मान के चल रहे हैं बिग बैंग, उतना टाइम बीता ही नहीं को एक स्टार बने, वो स्टार बूम हो, उसके बाद ये व्हाइट डॉर्फ बने और व्हाइट डॉर्फ पूरा ब्लैक डॉर्फ तक ठंडा हो जाए। तो हमारा मैथमेटिक्स यहाँ तक का मतलब कोई प्रूफ करके नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारा जितना अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इसमें एक बहुत अच्छा चांस है कि अगर उतना हाई प्रेशर में ये रहे, कि मतलब एटम्स रहे उतना हाई प्रेशर में उतना दिन तक मतलब तिगड़म वाले रहे, क्वांटम फिजिक्स का लॉ कहता है कि वो धीरे धीरे दूसरे मटेरियल में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि मतलब हीलियम और हाइड्रोजन जो थे, मतलब हीलियम ही रहेगा जनरली, हीलियम कार्बन ये सब जो है शिफ्ट कर सकते हैं, वो आयरन में बदल सकते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे होगा। मतलब ये सब प्रोसेस बहुत ज़्यादा जीरो लगाना पड़ेगा इसके एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे समझिए, और इस दरमियान जैसे ये प्लैनेट, ये मतलब स्टार जो ठंडा हो रहा है, ये अभी भी गर्मी बाहर छोड़ रहा है, और उस स्टार सिस्टम के लिए वो गर्मी का सोर्स के तौर पे काम कर सकता है। इसका आउटपुट बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब अगर ये तारा आज आपने नापा कि ये मान लीजिए 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्मी दे रहा है अपने ऑर्बिट पे, ठीक है, वो 400 ही रहने वाला 10,000 साल तक, मतलब बहुत कॉन्स्टेंट रहता है। और इसका ये समझिए कि जितना हमारा मैथमेटिक्स का जो ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से ये आखिरी तारा बनने का इसके पास पोटेंशियल है। यानी कि ब्लू जायंट जो है वो सबसे जल्दी बूम हो जाते हैं, मतलब उनका लाइफ बहुत छोटा होता है। फिर मीडियम रेंज में आते हैं, जैसे हमारा येलो स्टार हो गया, हमारा सूरज। फिर आते हैं एकदम लंबा जीने वाले, जिसमें रेड ड्वार्फ्स कहते हैं। ये जनाब उन सब से भी ज़्यादा चलते हैं, मतलब बहुत लंबा तक चल सकते हैं। इनसे मतलब एज कंपटीशन के मामले में सिर्फ सुपर मैसिव ब्लैक होल टिक सकता है इनके कंपेयर में, एज के मामले में, मतलब इतना जीरो लगेगा।
पड़ेगा। तो ये समझिए कि इसके बहुत अच्छा चांस है कि ये मतलब यूनिवर्स के एंड मौके तक भी यही एक एनर्जी का सोर्स बचा रह जाए। लेकिन ये समझिए कि अभी तक हम लोग ये भी ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि सारा मैथमेटिक्स कह रहा है कि अभी होना ही नहीं चाहिए ब्रह्मांड में, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं बीता है। तो ये समझिए ये टाइम फ्रेम एकदम पागलपंती लेवल का है। अब बात करते हैं चूंकि ये इतना स्टेबल है, मतलब ऐसे तारे के तौर पे देखिए स्टेबल है। मतलब हम लोग मिलियन ईयर्स में बात करते हैं सूरज के केसेस में, ऐसा नहीं कि सूरज को कुछ हो जाने वाला, बात ये है कि वो अपने डिफरेंट स्टेजेस में जाने लगेगा तो उसका आउटपुट कम या ज़्यादा हो जाएगा, और दोनों केसेस में हम लोग स्वाहा हो जाएंगे। तो इसीलिए वो बहुत लंबे समय में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्पीशीज हम ही लोग ऐसा बन जाते हैं जो इधर उधर दूसरे तारे में जाके अपना घर बसा सकते हैं और ऐसा करना चाहेंगे कि वो मतलब अरबों साल तक टिके, तब वैसे माहौल में ये स्टार के पीछे लोग भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है और लंबे समय तक स्टेबल है। मतलब पूरा का पूरा गैलेक्सी आके एक दूसरे से भिड़ जाए, जो हम लोग के साथ हो रहा है एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारा जो मिल्की वे है, दोनों एक दूसरे से भिड़ जाएगा, ये सब हो जाएगा, तब भी वो स्टार एकदम चिल ब्रो, चिल। बहुत लंबा टाइम है मेरे पास। मतलब वो कहेगा कि हमारे बचपन में वो गैलेक्सी होता था जो इधर से उधर भिड़ गया। तो समझ लीजिए कि ये बहुत लंबा टाइम स्पैन के मामले में यूनिवर्स के स्केल में देता है। तो काफ़ी लोगों को आइडिया है कि क्या होगा इसका हैबिटेबल जोन के बारे में। क्योंकि आप कह सकते हो कि रेड ड्वार्फ भी तो बहुत लंबा चलता है, तो रेड ड्वार्फ के पास क्यों ना जाए। रेड ड्वार्फ के पास प्रॉब्लम ये होता है कि रेड ड्वार्फ का जो फिजिक्स है वो बहुत सोलर विंड्स देता है, यानी कि उसके पास वाले प्लेनेट को वो भूंज देता है, मतलब एकदम अच्छे से भूंज देता है रेडिएशन में। तो इसी कारण से वो स्टेबल नहीं है वहाँ। मतलब अगर प्लेनेट मिल भी जाए, और मिल भी जाए जो स्पिन कर रहा है, तब भी आप उसके अंदर नहीं रह पाएंगे, उसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा बम्बार्टमेंट करेगा। प्लस ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। वो रेड ड्वार्फ जो है वो बूम करेगा, वो सुपरनोवा में बदलेगा। ये सुपरनोवा होने के बाद है, और अगर ये बाइनरी स्टेट में नहीं है तो एकदम स्टेबल है, कुछ नहीं बदलने वाला। मतलब आज आपने जो सिविलाइजेशन लगा दी, मान लीजिए इसके इर्द गिर्द आप डाइसन स्वॉर्म बना देते हैं और एकदम लंबे, और साइज के मामले में तो उतना बड़ा है भी नहीं, एकदम आप कि निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। ये एनर्जी सोर्स आपको अरबों खरबों साल तक के लिए निश्चिंत रख सकता है। और इसका सबसे बड़ा बात यह है कि मान लीजिए आप कोई सिविलाइजेशन बनाए और आप इतना लंबा समय में बात करें कि आपके पास कोई ऐसे रिएक्टर्स हैं जो एनर्जी का आपको समस्या नहीं है। एनर्जी ही चाहिए, मतलब यूनिवर्स में आप कब तक जी सकते हैं वो डायरेक्टली है कि आपके पास एनर्जी है कि नहीं। मान लीजिए आपके पास एनर्जी का व्यवस्था है, लेकिन आप कहीं तो मतलब कोई जगह वहाँ पे तो चाहेंगे ना जो ग्रेविटी आपको संभाल के रखे। इस मामले में ये बहुत अच्छा है, क्यों? इसका कुछ नहीं होता। ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट करते हैं, ये कुछ नहीं होता। यहाँ तक का हमारा मैथमेटिकल मॉडल बस यही है कि प्रोटॉन अगर डीके कर जाता है, मान लीजिए प्रोटॉन में कोई डीके है, जैसे कि मतलब हाफ लाइफ हर मटेरियल का होता है, प्रोटॉन का अगर कुछ ऐसा है कि प्रोटॉन डिके करेगा, तभी इसका कुछ हो सकता है, और वो भी वायलेंट नहीं होने वाला। लेकिन मैथमेटिकली हिसाब ये समझिए कि प्लैनेट को इतना नज़दीक आना पड़ेगा, इसका ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट इतना ज़्यादा कि वो टाइडली लॉक हो जाए। जैसे मून हमारे से टाइडली लॉक्ड है, हम लोग उसका हमेशा एक ही साइड देखते हैं। प्लैनेट के साथ भी यही होगा। अगर व्हाइट ड्वार्फ के अगल बगल कोई प्लैनेट रहा, उसका एक साइड भूंज जाएगा, दूसरा साइड जम जाएगा, और बीच में एक बैंड बनेगा, वहाँ पे शायद रोग आके वहाँ पे हैबिटेबल जोन बन जाए, हैबिटेबल बैंड बन जाएगा। लेकिन हिसाब यह है कि चूंकि ये सुपरनोवा के बाद होता है, तो चांसेस नहीं है कि इसके पास कोई प्लैनेट होगा, क्योंकि बाद में तक आया कहाँ से प्लैनेट स्टार सिस्टम के बनने में, मतलब जब स्टार का बर्थ होता है तभी प्लैनेट्स का भी बर्थ होता है, उसी एज ग्रुप के आसपास होता है। तो स्टार पूरा जी लिया, उस दरमियान स्टार जब बूम हुआ, जब सुपरनोवा ऐसे किया, उससे पहले भी तो वो बहुत सारे स्टेजेस में जाता है, जिसमें एक रेड जाइंट का फेज आता है, यानी एक्सपैंड करता है। तो वो जब एक्सपैंड करता है तो प्लैनेट को खा जाता है। तो सवाल नहीं बता कि सर बचेगा कहाँ से प्लैनेट से। कोई रोग प्लैनेट हो, मान लीजिए कोई सोलर सिस्टम का एक्सप्लोजन हुआ स्टार सिस्टम का अगल बगल में, और उसका मतलब प्लैनेट को इन्वॉल्व करने की जगह स्केप कर गया, मतलब प्लैनेट हमेशा मोशन में रहते हैं, स्केप कर सकते हैं, स्केप कर जाता है और ये उसको ट्रैप कर लेता है, तब भले हो सकता है। लेकिन ऐसे चांसेस नहीं है, इसीलिए अभी इस पर उतना फोकस नहीं किया जा रहा है कि इसके इर्द गिर्द कोई प्लैनेट खोजो, क्योंकि जिस कारण से ये बनते हैं वो कारण ही प्लैनेट्स को उड़ा देते हैं। हाँ, बात अलग है कि हम लोग जाके वहाँ मान लीजिए डाइसन स्वॉर्म बना देते हैं फुल्ली मैनमेड, तब बात अलग है। तो हैबिटेबल जोन के पीछे उतना नहीं है। हाँ, मैथमेटिकली साइंस फिक्शन के लिए आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लंबे समय तक शांति देता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन व्हाइट ड्वार्फ्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे हमें पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।